हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग की यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है सीव ऑफ इराटोस्थेनिस एंड फाइल आईओ का क्विक रिवीजन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो कंटेंट्स में सबसे पहले हम इस यूनिट का जो नाम है सीव ऑफ इराटोस्थेनिस उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइल्स के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल्स के बारे में। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एडीटी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इनिट और एसटीआर के बारे में। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऊप्स के बारे में। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं सूडो कोड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से जिसका नाम है सीव ऑफ इराटोस्थेनिस। और अगर हम इसकी बात करें, इस एल्गोरिथम की बात करें, तो ये एल्गोरिथम जो है बनाई गई थी इसके लिए जिससे हम सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकें कि हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो एफिशिएंटली फाइंड आउट कर सके। ठीक है, इसके अंदर हम एक रेंज दे सकते हैं। एक नेचुरल नंबर है, जैसे मान के चलिए 15 दे दिया या 17 दे दिया, और उसके बीच में उससे पहले जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो हमें चाहिए, तो फिर हम वो इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक एफिशिएंट वे है। एफिशिएंट वे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो कम होती है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है इसकी बहुत ज्यादा होती है। मतलब कि अगर आप इस एल्गोरिथम को यूज करना स्टार्ट करते हो तो इसका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन हाँ स्पेस जो है वो ये कम लेती है। स्पेस एंड इंजीनियस एंशिएंट एल्गोरिथम मतलब कि सिंपल एल्गोरिथम है, और इंजीनियस है। इंजीनियस मतलब कि ज्यादा ज्यादा जीनियस तरीके से ये एल्गोरिथम काम नहीं करती है। जैसे आज के एल्गोरिथम्स करती है ना बहुत एफिशिएंटली काम, वैसे एल्गोरिथम काम नहीं करती है। अगर हम कोड इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो दोस्तों ये तो डेफिनेशन हो गई कि हमें क्या करना है। जो हमारा स्टार्टिंग का फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो कि है 2, वहां से हमें स्टार्ट करना है और ऐसे करके हमें नंबर जो है बढ़ाते रहने हैं जब तक हमारा जो प्राइम नंबर x है वहां तक हम पहुंच ना जाए। ठीक है, चलिए ये तो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम स्टेप्स की बात करते हैं कि स्टेप्स किस तरीके से हमें स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहले एक जनरेट करो नंबर फ्रॉम 2 टू t। t क्या है यहाँ पे? t वो नंबर है जो कि हमें गिवन होगा कि यहाँ तक के आपको प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब हमने 2 से क्यों स्टार्ट किया? 2 से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ट्रावर्स कर दो 2 को और एलिमिनेट कर दो मल्टीपल्स ऑफ नंबर, मतलब कि जो भी 2s के रिलेटेड जो भी मल्टीपल्स होंगे उनको या तो आप 0 लिख सकते हो या फिर -1 लिख सकते हो। अपडेट कर दो नंबर्स को इमीडिएटली, और जो भी नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा उसकी वैल्यू को रख दो। जैसे कि 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है। ठीक है, तो इस नंबर को जब तक हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हमें नम लेस देन इक्वल्स टू √t नहीं मिल जाता। अब देखो ये तो हो गई हमारे स्टेप्स की बात, ये हो गई हमारी एल्गोरिथम। लेकिन अब हम इसको फटाफट से एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रिएट लिस्ट कर ली। मान के चलो मैं प्राइम नंबर फाइंड करने हैं 15 नंबर तक। ठीक है, 15 के हमें प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो भी उससे पहले आते हैं। तो हमने एक क्रिएट लिस्ट बना ली, 2 3 4 5 6 7 8 15 तक काउंट लिख ली, 2 से लेकर के 15 तक। फिर उसके बाद हमारा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2। फिर उसके बाद हमने ट्रैवर्स कर दिया। ट्रैवर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें 2 टू √15 तक जो है हमें फाइंड आउट करने हैं कि प्राइम नंबर्स कितने हैं। √15 का मतलब क्या है कि 3.87। ठीक है, 3.87 जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिया जाएगा उसका आप अंडर रूट निकालोगे, और अंडर रूट जब तक जहां तक आ रहा है वहीं तक के ही आप इस प्रोसेस को रन करोगे, नहीं तो रन होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अंडर रूट 15 ले लिया। यहाँ पे हमारा अप्रोक्सीमेटली 3.87 आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, फिर नंबर इजिकल्स टू 2 लिया। रिमूव कर देंगे सारे मल्टीपल्स को 2 के। तो इस लिस्ट में कौन कौन से 2 के मल्टीपल है? एक तो हो गया हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना, और 10 हो गया, और हमारा 12 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स को जब हम हटा देंगे तो इस तरीके की हमारी एरे बन जाएगी 2 3 0 5 0 7 0 9 0 11 0 13 0 15। ठीक है, अब हमारी बारी है नंबर 3 की। नंबर 3 के अंदर क्या करेंगे, फिर से लिस्ट जो है हमारी उसके अंदर से हम नंबर 3 वाले भी उड़ा देंगे। 2 और 3 को नहीं उड़ाएंगे। जो हम प्राइम नंबर सेलेक्ट कर रखे हैं ना, नम इजिकल्स टू 2 कर रखा है या फिर 3 यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो 3 और 2 को नहीं उड़ाएंगे, बस जो उनके मल्टीपल्स हैं उनको ही हम गायब कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अब हम किसको उड़ाएंगे? 6 को उड़ा देंगे, है ना, और यहाँ पे 9 को उड़ा देंगे, और 12 को उड़ा देंगे, है ना, और 15 को उड़ा देंगे। राइट, तो यहाँ पे हमने ये सारे नंबर्स उड़ाने के बाद हमारे पास ये डिजिट आ जाती हैं। अब क्या होगा, नम इजिकल्स टू 5। अब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो हमारा 5 है, लेकिन 5 जो है वो नॉट वैलिड है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा था कि अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, 3.87, लेकिन 5 जो है वो तो छोटा थोड़ी ना है ना।
जो 3.87 है वो बड़ा थोड़ी ना है 5 से, है ना, तो यहाँ पे नॉट वैलिड हो जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी नंबर बचे हुए हैं आप उन्हें एज इट इज लिख दोगे, बस ये हो गया आपका सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस, ठीक है, जो भी इसका नाम है। तो ये हो गया आपका 2 3 5 7 11 13, यहाँ पे यही बचे थे 2 3 5 7 11 13, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जितने भी प्राइम नंबर से 15 से पहले के वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे विदाउट एनी इशू। ओके जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा फाइल्स। फाइल्स क्या होती है? तो फाइल्स एक कंटेनर की तरह होती है जिनके अंदर हम जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी जो प्रोजेक्ट फाइल्स बनती हैं, तो प्रोजेक्ट फाइल्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी जो भी हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी होती है, जो भी हमने बनाया होता है उसे हम इकट्ठा करते हैं ना, तो उसे हम फाइल्स बोलते हैं। उनका यूनिक नाम हो सकता है, यूनिक नाम हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा, ठीक है। यूनिक नाम कैसे होगा? मान के चलो कि आपने डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे आपने एक नया फोल्डर बनाया, उसका नाम होगा बाय डिफॉल्ट जो उसका नाम होता है वो न्यू फोल्डर होता है। अब आप दोबारा से नया फोल्डर बनाओगे तो उसका जो नाम होगा वो न्यू फोल्डर ब्रैकेट में 1 होगा, राइट। तो मतलब कि हर बार जब आप नया फोल्डर बनाओगे तो उसका नाम यूनिक होना जरूरी है। तो इस तरीके से आप यूनिक नेम भी यहाँ पे लिख सकते हो। बेसिक ऑपरेशंस जो हम फाइल्स के ऊपर रन कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है क्रिएशन हो गया, मॉडिफाई हो गया, रीडिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, राइटिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया या टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये कुछ हमारे प्रोसेसेस हैं जिन्हें हम रन कर सकते हैं फाइल्स के ऊपर। एक दो प्रोसेस और हो सकते हैं, डिलीटिंग भी हो सकता है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं ओपनिंग ऑफ फाइल। ओपनिंग ऑफ फाइल किस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं? ओपनिंग ऑफ फाइल का मतलब क्या होता है कि रीडिंग के लिए या फिर राइटिंग के लिए जो है हम अपनी फाइल को जो है प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं कि हम इसके अंदर राइट कर सकें या रीड कर सकें। उसके लिए उसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? ओपन नाम का एक फंक्शन होता है, ओपन ब्रैकेट, इस फंक्शन को यूज करके हम जो है ओपन कर सकते हैं किसी भी फाइल को। दिस फंक्शन रिटर्न्स अ फाइल ऑब्जेक्ट एंड टेक्स 2 आर्गुमेंट। ये जो फंक्शन है ये फाइल ऑब्जेक्ट को जो है रिटर्न करता है और 2 आर्गुमेंट लेता है। इन 2 आर्गुमेंट में क्या क्या होता है? एक्सेप्ट फाइल नेम, फाइल का नाम होता है, और दूसरा एक्सेप्ट मोड होता है, एक्सेस मोड होता है। मतलब कि आप रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, एक्सेस मोड है क्या आपका, है ना। तो इस तरीके से ये 2 चीजें आर्गुमेंट जो है आपसे एक्सेप्ट करता है। पाइथन प्रोवाइड इनबिल्ट फंक्शन फॉर क्रिएटिंग, राइटिंग एंड रीडिंग फाइल्स। जो पाइथन है वो हमें इन चीजों के लिए, क्रिएट करने के लिए, राइट करने के लिए, रीड करने के लिए इनबिल्ट फंक्शन देता है। इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है भैया? इनबिल्ट फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन है ना वो पहले से बना बनाया है, आपको बस उसे यूज करना बाकी है। उसकी आपको बार बार प्रोग्रामिंग करने की, आपको बार बार कोड करने की जरूरत नहीं है। अब मान के चलो कि और आपको ओपन करनी है एक फाइल को, तो आपने ओपन फंक्शन यूज किया, डायरेक्टली ओपन कर लिया, है ना। बार बार आपको कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहां से आपको इस तरीके से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, इस तरीके से आपको शो करना है, ये सारी चीजें। 2 टाइप ऑफ फाइल्स हैंडल बाय पाइथन। जो पाइथन होता है मेनली 2 टाइप की फाइल्स को ही हैंडल करता है। जैसे कि फाइल्स बहुत टाइप की होती हैं, जेपीजी हो गई, वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, है ना, और भी कई सारी होती हैं। तो लेकिन इनमें से 2 ही पाइथन जो है हैंडल करता है। सबसे पहला है टेक्स्ट फाइल्स, या तो वो CSV फॉर्मेट में हो तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर बाइनरी फाइल्स 0-1 की फॉर्म में जो होती है। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स जो है हमारा ये होता है ओपन करने का फाइल को। फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना आप कोई सा भी डेटा टाइप ले सकते हो। ओपन, यहाँ पे आपको ओपन कीवर्ड फंक्शन जो है आपने यूज किया। आर किस लिए यूज होगा? रीडिंग के लिए यूज होगा। यहाँ पे आप फाइल का नाम लिखोगे और यहाँ पे आप एक्सेस मोड लिखोगे, ठीक है, दैट्स इट। और ये आपका हो गया सिंटैक्स। फिर उसके बाद आता है हमारा क्लोज फाइल। क्लोज फाइल किस तरीके से कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमें क्लोज जो है ब्रैकेट ये यूज करना पड़ेगा, और यहाँ से ना आप सेम चीजें ले सकते हो कि यही जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं वही जो ओपन में यूज होता है वही क्लोज में यूज होता है। कि यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग के लिए हम क्लोज कर सकते हैं फाइल्स को। यहाँ पे भी 2 ही आर्ग्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट होंगी क्लोज के फॉर्मेट में भी, ठीक है। चलिए देखते हैं। दिस मेथड कैन बी कॉल्ड मोर देन वंस एंड इफ एनी ऑपरेशन रेज अ वैल्यू एरर। मतलब कि ये जो ऑपरेशन है क्लोज वाला ये एक से ज्यादा बार भी आप रन कर सकते हो इजीली। और सिंटैक्स की बात करें तो फाइल डॉट क्लोज, सिंपल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे मैंने ओपन और क्लोज दोनों का एग्जाम्पल एक साथ लिखा है, तो आपको ज़्यादा समझाने में दिक्कत नहीं होगी। फाइल ओपन, यहाँ पे हमने फाइल ऑब्जेक्ट नेम हो गया, फाइल का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक तरीके से आप ये वेरिएबल कह सकते हो। इसके अंदर हमने ओपन किया यूनिक appsites.txt, ये एक फाइल हो गई, टेक्स्ट फाइल हो गई। फिर उसके बाद हमने प्रिंट किया फाइल डॉट रीड, यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? प्रिंट फाइल डॉट रीड, मतलब कि इस टेक्स्ट के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो हमारी टर्मिनल में जो है आउटपुट के तौर पर आ जाएंगी। फिर यहाँ पे क्या होगा? फाइल डॉट क्लोज। जैसे आप इसको करोगे प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। अगर मान के चलो कि आपको राइट करना है तो राइट करने के लिए आप इस सिंटैक्स का यूज कर सकते हो, f.write, और यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप टेक्स्ट लिख दो, वो फाइल के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको कोई डाउट हो, कोई नई वीडियो चाहिए हो तो। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के अंदर क्या होता है, मॉड्यूल जो होते हैं वो फंक्शन, क्लासेज और वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए काम आते हैं। डिफाइन करने के लिए काम आते हैं मतलब कि एग्जाम्पल से समझते हैं डायरेक्ट। जैसे कि यहाँ पे हमने क्रिएट करना है एक पाइथन का मॉड्यूल, ठीक है, तो यहाँ पे डेफ ऐड, यहाँ पे हमने दो मॉड्यूल्स ऐड किए हुए हैं। सबसे पहला हो गया एडिशन का और एक हो गया सब्ट्रैक्शन का। यहाँ पे हमने डिफाइन कैसे किया है, यहाँ पे सबसे पहले ऐड जो है हमारा एक फंक्शन बन गया है, ठीक है, एक मॉड्यूल बन गया है, और ये जो इसके अंदर एक्स और वाई है ना, ये वेरिएबल को डेफिनेशन मिल गई है कि आप दो वेरिएबल हो और डिफाइंड हो किसके अंदर, ऐड के अंदर, ठीक है। आप दो वैल्यू हो, x एक वैल्यू लेगा, y एक वैल्यू लेगा, और वो किसके अंदर डिफाइंड है, ऐड जो नाम का एक मॉड्यूल बनाया हमने, एक फंक्शन बनाया उसके अंदर डिफाइंड है, ठीक है। अगर हम रिटर्न करेंगे x प्लस वाई को तो हमें एडिशन मिल जाएगा, अगर हम x माइनस वाई करेंगे तो सब्सट्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये इंक्लूड करता है रनेबल कोड को, इसके अंदर रनेबल कोड होता है और कंटेन करता है डेफिनेशन और स्टेटमेंट्स को। जैसे कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया है ना, x एंड y ऐड डिफाइन किया है ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन डिफाइन किया है हमने, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, फिर स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। ग्रुपिंग रिलेटेड कोड इनटू अ मॉड्यूल मेक्स कोड इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज। अब क्या होता है कि अगर आप एक जैसे डेटा को एक ही मॉड्यूल में ऐड कर दो तो फिर आपको इजियर टू अंडरस्टैंड हो जाता है। मान के चलो आप एक कैलकुलेटर बना रहे हो और कैलकुलेटर को यहाँ आपने डेफ कैल्क लिख दिया और यहाँ पे जितने आपको वेरिएबल्स चाहिए वो वेरिएबल्स लिख दिए, और अंदर सारी की सारी आपने रिटर्न यूज कर करके आपने सारी की सारी अरिथमेटिक जो है वो दिखा दी, तो आपको एक ही मॉड्यूल यूज करना पड़ा एंड आपने सारे के सारे जो प्रोसीजर्स थे वो रन कर दिए, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगा फ्यूचर में भी। चलिए फिर उसके बाद आता है हमारा इंपोर्ट मॉड्यूल्स। इंपोर्ट मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं ना वो पहले से ही बने बनाए होते हैं, बस हम उन्हें यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम ये लिखना होता है, ये सिंटेक्स होता है। और यहाँ पे क्या हो गया, मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल नेम यू वांट टू इंपोर्ट। यहाँ पे मॉड्यूल का मतलब क्या है कि मॉड्यूल नेम जो भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एग्जाम्पल है इंपोर्ट मैथ, ठीक है, इन मैथ नाम का एक मॉड्यूल बना हुआ है पाइथन के अंदर जिसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात करें तो ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं होते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे इंट हो गए, डबल हो गए, स्ट्रिंग हो गए, ये सारे के सारे बिल्ट इन होते हैं, हमें डायरेक्टली इन्हें यूज करना पड़ता है। लेकिन जो एडीटी होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स होते हैं, उन्हें हम डेवलप करते हैं, खुद से बनाते हैं, ठीक है। एडीटी इज अ टाइप फॉर ऑब्जेक्ट्स हुज बिहेवियर इज डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस। अब एक्चुअली में क्या होता है कि अब हमें ऐसा तो नहीं है कि हर बारी इंट की जरूरत पड़ेगी, हर बारी स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कि हमें कस्टम भी चीजें चाहिए हो, है ना, तो इसीलिए हम एडीटी का यूज करते हैं जिसके अंदर वैल्यूज के हिसाब से या फिर ऑपरेशंस के हिसाब से जो है वैल्यूज या फिर जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेटा टाइप्स जो होते हैं वो बिहेव करते हैं। एडीटी मेंशंस ओनली व्हाट ऑपरेशन आर टू परफॉर्म्ड। एडीटी जो है वो मेंशन करता है क्या क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्या क्या परफॉर्मेंस क्या क्या होना चाहिए। मान के चलिए कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो जो मालिक होता है ना वो बस ये बता देता है यार ये वाला सिंगर आना चाहिए और मुझे इतनी क्राउड चाहिए, ठीक है। बाकी जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं वो कैसे कैसे उस चीज को मैनेज करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो बाद की बात है। लेकिन एडीटी हो गया, एडीटी जो है ना वो इवेंट मैनेजर, मालिक हो गया वो, ठीक है, जो ऑर्डर दे रहा है कि यार मेरे को ये वाला सिंगर चाहिए और इतनी मेरे को क्राउड चाहिए, वाले स्पीकर चाहिए, वाली लाइट चाहिए, ठीक है। क्या क्या होना है ये एडीटी बताता है, लेकिन कैसे कैसे होना है ये नहीं बताता है, ठीक है। ये कैसे डेटा मैनेज होने वाला है एक मेमोरी के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं बताता है। इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज इट गिव एन इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट व्यू। इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट व्यू का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हमें इंप्लीमेंट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं बताई जाती हैं। ये सब चीज़ें हमें खुद ही डिसाइड करनी पड़ती हैं कि हमें ये जो टास्क है वो किस तरीके से परफॉर्म करना है। यहाँ पे एक बेसिक सा हमें डायग्राम देखने को मिलेगा और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अगर एडीटी आता है तो आप जरूर बनाइएगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इंटरफेस है, पब्लिक फंक्शन है, यहाँ पे प्राइवेट फंक्शन है, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स है और यहाँ पे एरे, लिंक्ड लिस्ट या फिर जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। और ये पूरा का पूरा एडीटी है, ठीक है। तो मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम में इंटरफेस के थ्रू ये क्या लेता है, वो लेता है क्या क्या परफॉर्म होना है ये लेता है, फिर पब्लिक फंक्शन के अंदर जाता है, पब्लिक फंक्शन से प्राइवेट फंक्शन के अंदर ये कॉल करता है, और ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से, मेमोरी की हेल्प से जो है वो रन होती हैं, बताता है या फिर सेव कर देता है। एडीटी जो होती है वो तीन टाइप के होते हैं या फिर तीन टाइप से अचीव किए जा सकते हैं। सबसे पहला होता है लिस्ट, दूसरा होता है स्टैक, तीसरा होता है क्यू। लिस्ट के अंदर क्या होता है, की सीक्वेंस होता है, हैश, काउंट, पॉइंटर्स, एड्रेस। इसके अंदर काउंट होता है, पॉइंटर्स होते हैं, एड्रेस होता है। फंक्शन कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं, गेट, इंसर्ट, रिमूव, एट, रिप्लेस, साइज, इज एम्प्टी, इज फुल। और लिस्ट जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है जी। स्टैक की बात करते हैं। स्टैक हमें पता है लास्ट इन फर्स्ट आउट,
ठीक है, LIFO पे काम करता है ये। डेटा इज स्टोर्ड बाय अ पॉइंटर, जो डेटा होता है वो एक पॉइंटर की थ्रू स्टोर किया जाता है। मेमोरी एलोकेट की जाती है फॉर डेटा एंड एड्रेस, डेटा और एड्रेस दोनों ही स्टोर किए जाते हैं। हेड नोड होती है इसके अंदर, एक डेटा नोड होती है जो कि इनकैप्सुलेट होती है ADT के अंदर। फंक्शंस कौन कौन से यूज कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, पीक कर सकते हैं, साइज कर सकते हैं, इज एम्प्टी कर सकते हैं, इज फुल कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए फिर उसके बाद हमारा लास्ट आता है क्यू। क्यू के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम डायरेक्टली फंक्शन, इसके अंदर भी सेम चीज होती है, इसके अंदर भी हम ना पॉइंटर के थ्रू ही डेटा स्टोर करते हैं, और मेमोरी एलोकेट जो होती है वो भी डेटा और एड्रेस दोनों के लिए होती है। इसके अंदर भी हेड नोड और डेटा नोड दोनों होती है, ठीक है। बस क्यू के अंदर फर्क क्या होता है, ये FIFO पे काम करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करती है, ठीक है। इसके अंदर MQ, DQ, पीक, साइज, इज एम्प्टी, इज फुल, ये सारी चीजें काम आती है। ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो यूज किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ ADT। फीचर्स ऑफ ADT की बात करें तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन, रॉबस्ट, इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, DS इंडिपेंडेंट, डेटा स्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट होता है, और मॉड्यूलैरिटी होती है एब्स्ट्रैक्शन का। अब यहाँ पे ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस के अंदर होता है ओवरहेड, मतलब कि स्लो होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लर्निंग की जरूरत पड़ती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और कॉस्ट जो है इसके अंदर हमें एडिशनल जो है वो चीज़ें डालनी पड़ती है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, महंगा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लास। क्लास के अंदर क्या होता है कि ये एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा गाड़ी का। अगर आप कोई कंपनी एक गाड़ी बना रही है, या फिर हम एग्जांपल लेते हैं एक मकान का, कि एक मकान बन रहा है, तो मकान बनने से पहले हम उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं, एक फाउंडेशन रेडी करते हैं कि हमें कितनी गहरी जो है नींव बनानी पड़ेगी, या फिर हमें किस तरीके से कितने रूम्स चाहिए, या फिर जो भी चीज़ें हैं उसका हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ठीक है। वो जो ब्लूप्रिंट होता है उसे हम एक तरीके से क्लास कह सकते हैं, एक प्रोटोटाइप कह सकते हैं, जो कि हम ऑन पेपर देख सकते हैं, या फिर हम एक प्रोग्राम के अंदर बना सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट है हमारा, ठीक है। चलिए, क्लास इज लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। जब हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं तो हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, और और क्लास जो होती है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह होती है। एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग कार। मैन्युफैक्चरिंग कार यहाँ पे हमने समझ लिया। क्रिएटिंग अ क्लास, अब हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली क्लास का कीवर्ड यूज करना है, क्लास कार, और यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो आप वैल्यू असाइन कर सकते हो, s=5 जैसे हमने कर दिया है। दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसे भी आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसे भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर उसके बाद हम समझते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब एक्चुअली में जो क्लासेस होती हैं और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हम क्लास ही ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट्स ही नहीं बनाने होंगे ना तो हम क्लास भी नहीं बनाएंगे। ओके, चलिए अब ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए। ऑब्जेक्ट्स हो गए, मान के चलिए मकान आप बना रहे हो, तो मकान के अंदर जो ईंटें लगने वाली है, या फिर जो जिस टाइप का पेंट करवाने वाले हो, या फिर हम कहें एट्रीब्यूट्स, जो भी आप उस ब्लूप्रिंट की हेल्प से जो भी काम करवाने वाले हो। गाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो गाड़ी के अंदर टायर कौन से लगने वाले हैं, म्यूजिक सिस्टम कौन सा लगेगा, स्टीयरिंग कौन सा लगेगा, म्यूजिक सिस्टम कौन सा लगेगा, सीट्स कौन सी लगने वाली है, सीट्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो हो गई वो ऑब्जेक्ट्स हो गई, और इन्हीं को हम जोड़ करके क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो इसके अंदर जो पाइथन के अंदर जो भी ऑलमोस्ट चीजें होती हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट होती हैं। इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज और मेथड्स भी लिख सकते हैं, या फिर एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर भी कह सकते हैं। एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंस्टेंस होता है क्लास का, और जो क्लास होती है वो एक ब्लूप्रिंट होती है। जो इंस्टेंस होता है ना, वो कॉपी होती है क्लास की विद एक्चुअल वैल्यूज। अब यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे। अगर हम पहली लाइन को हटा दें कि ऑब्जेक्ट जो है इंस्टेंस है क्लास का, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो क्लास होती है वो एक ब्लूप्रिंट होती है, ठीक है, और जो इंस्टेंस होता है ना वो एक कॉपी होती है क्लास की, ठीक है। कंट्रोल-C कंट्रोल-V, मतलब कि इंस्टेंस के अंदर आप वैल्यूज, क्लास प्लस वैल्यूज लिख दोगे तो वो भी एक इंस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इंस्टेंस इजिकल्स टू क्लास प्लस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप एक्चुअल वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड इट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। ओके जी, चलिए अब आप एक बात ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग में ना इजिकल्स टू का मतलब ऐसे काम नहीं करना था, वो इस तरीके से काम करता है। अब क्लास प्लस वैल्यू इंस्टेंस बनाता है, और इंस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है पूरा प्रोसीजर। सिंटेक्स की बात करते हैं, तो सिंटेक्स के अंदर ऑब्जेक्ट इजिकल्स टू कार है, प्रिंट ऑब्जेक्ट डॉट एक्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट एक्स कैसे, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे मान के चलिए हमने क्लास बनाई थी कार, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल के अंदर x=5 लिख दिया था। तो हमने वही जो वेरिएबल है वो यहाँ पे वो कर लिया,
यहाँ पे हमने एक इंस्टेंस बनाया, कार की वैल्यू जो थी ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी कर दी, और ये जो x की 5 की वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू थी 5 वो इसके अंदर भी कॉपी हो चुकी होगी। अब हम प्रिंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट एक्स और वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तो एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई कार्स, क्लास कार्स, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, डिफाइन इनिट सेल्फ एमपी। यहाँ पे हमने 3 जो है वेरिएबल्स जो है वो क्या कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए। यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट मोड इजिकल्स टू एम, सेल्फ डॉट मोड इजिकल्स टू एम, मतलब कि एम की जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो सेल्फ डॉट मोड के अंदर चली, मॉडल के अंदर चली जाएगी, और पी की जो भी वैल्यू होगी वो सेल्फ डॉट प्राइस के अंदर चली जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक ऑडी कार है जिसके अंदर, जिसको हमने कॉल किया है यहाँ पे कार्स, जो हमारी क्लास थी ना उसे हमने यहाँ पे कॉल किया। कॉल करने के बाद यहाँ पे हमने मॉडल लिख दिया R8, मतलब कि यहाँ पे जो हमारी मॉडल है M है वो क्या हो गई R8, और यहाँ पे जो हमारा प्राइस है वो क्या हो गया 10 lakhs। फिर यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया ऑडी डॉट मॉडल, मॉडल क्या था हमारा M ये रहा है ना, M इजिकल्स टू मॉडल लिखा था ना हमने। तो यहाँ पे जब हम ऑडी डॉट मॉडल लिखेंगे तो R8 आ जाएगा, और जब हम ऑडी डॉट प्राइस लिखेंगे तो 10 lakhs आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हमारा आता है ऊप्स। ऊप्स क्या होता है, इसके अंदर ऊप्स जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। और इसके अंदर ना 4 पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स के ऊपर ही ऊप्स जो है वो डिपेंडेंट होता है। सबसे पहला होता है इनहेरिटेंस, दूसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्शन, और चौथा होता है इनकैप्सुलेशन। अगर हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं पेरेंट क्लास की वो सारी की सारी दूसरी क्लास के अंदर हम कॉपी कर लेते हैं या फिर यूज़ कर लेते हैं, तो उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि जो दादाजी हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पापा जी के अंदर आई होंगी, पापा जी की प्रॉपर्टीज़ जो है वो बेटे के अंदर आई होंगी या बेटी के अंदर आई होंगी, है ना। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस होता है कि एक पेरेंट क्लास है उसकी जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज सेम बिहेवियर्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। इसके अंदर हम अचीव कर सकते हैं कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब कि अगर आपने जो पेरेंट क्लास के अंदर जो भी आपने कोड लिखे होंगे वो आप चाइल्ड क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है हम अचीव कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि जब हम एक एक काम को डिफरेंट वेज से करते हैं उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। ये हम 2 टाइप से अचीव कर सकते हैं, 2 मेथड होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं ड्रॉ करने का। मान के चलो कि आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं और पांचों बच्चों को आपने बोला है कि आप एक फिगर ड्रॉ करो, ठीक है। अब पांचों बच्चे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लाया, एक सर्कल ड्रॉ कर लाया, एक जो है रेक्टेंगल ड्रॉ करके ले आया, एक स्क्वायर ड्रॉ करके ले आया, एंड जो लास्ट वाला था वो पेंटागन ड्रॉ करके ले आया। तो आप पांचों के पांचों जो है वो ड्रॉ तो करके लाए हैं एंड शेप्स ही ड्रॉ करके लाए हैं एंड वैलिड भी है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एक ही काम किया लेकिन अलग अलग तरीके से, ठीक है। चलिए एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम हाइड करते हैं इंटरनल डिटेल्स को। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा गाड़ी की। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमारा काम क्या होता है, इग्निशन करना, हम चाबी घुमाते हैं, ठीक है। जैसे हम चाबी घुमाते हैं हमें ये मतलब नहीं होता कि इंजन के अंदर स्पार्क हुई है, फ्यूल कहाँ से कैसे गया है, हमें कुछ नहीं पता। हमें बस ये पता है कि हमें चाबी घुमाने से जो है हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो ये हो गया हमारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को, जो काम की नहीं है उन डिटेल्स को हाइड करना यूजर से। अब ड्राइवर बैठेगा, चाबी घुमाएगा, इग्निशन स्टार्ट हो गया। अब इग्निशन के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज हुई, जो जो काम हुआ वो यूजर से हिडन रहती है, ठीक है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन, जिसके अंदर हम इंटरनल डिटेल्स जो है जो हाइड कर देते हैं और जो फंक्शनैलिटी खाली उसी के ऊपर ध्यान करते हैं। अगर हम जावा के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस की मदद से इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होता है कि हम जो हमारा बाइंडिंग ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, जैसे एक कैप्सूल होता है ना, एक दवाई वाला कैप्सूल होता है, तो उसके अंदर कई सारी मेडिसिन जो होती हैं वो एक कैप्सूल के अंदर बंद कर दी जाती है, राइट। तो वैसे ही इनकैप्सुलेशन का काम होता है कि वो सारी की सारी जितनी भी डेटा होता है, जितना भी कोड होता है या जितनी भी जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो एक ही क्लास के अंदर या फिर एक ही चीज़ के अंदर जो है वो बाइंड आउट कर देता है या फिर रैप अप कर देता है। तो ये था हमारा ऊप्स। और फिर उसके बाद हम जंप करते हैं फटाफट से अपने सूडो कोड्स के ऊपर। तो सूडो कोड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पक्का आएगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है कि क्लास फंक्शन है डेफ चेयर एक्स। अब यहाँ पे हम थोड़े से समझते हैं कि डिफाइन कर दिया यहाँ पे चेयर, ठीक है। चेयर क्या है, यहाँ पे एक क्लास बना लिया इन लोगों ने एक्स चेयर नाम की। यहाँ पे डिफाइन कर दिया इट हैज़, देखो गाइज यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे अगर ये परसेंटाइल एस का मतलब क्या है कि यहाँ पे वैल्यू आएगी, और वैल्यू किसकी आएगी, जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब कि ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, रीडायरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, ओके। चलिए फिर उसके बाद क्या है कि डिफाइन टेबल एक्स है, यहाँ पे फिर
से एक्स को कॉल किया गया है और यहाँ पे प्रिंट किया गया है यहाँ पे फिर से, ठीक है। यहाँ पे कौन सी किस चीज़ को कॉल किया गया है, फर्नीचर डॉट टेबल 6, मतलब कि ये जो टेबल क्लास है इसको कॉल किया गया है, तो इस वजह से हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट हैज़ 6 लेग्स, बस बात खत्म, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया एक सूडो कोड, और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के सूडो कोड हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है हमारा ये वाला, हमने देख लिया, फर्नीचर वाला देख लिया। फिर उसके बाद हमारा आता है रैंडम वाला। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमने इंपोर्ट किया है रैंडम को, तो इसलिए हम बिल्कुल ही रैंडम चॉइस यहाँ पे हमारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कोई भी आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको लिखना है रैंडम एलिमेंट जो हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे भी रैंडम वाला क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इम्पोर्ट री का मतलब क्या होता है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे हम देखो, सबसे पहले तो ये रीड यूज कर रहा है, ठीक है। रीड यूज करने के बाद यहाँ पे सन प्लस डे है और यहाँ पे एक्स डॉट सर्च यूज हो रहा है, ठीक है, और वाई डॉट ग्रुप यूज हो रहा है। जब यहाँ पे आपको वाई डॉट ग्रुप दिखे और यहाँ पे री दिखे, तो इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पे मैच किया जाएगा और मैच करने के बाद यहाँ पे आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सन प्लस डे का मतलब होता है संडे, ठीक है, शॉर्ट में संडे ही होता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर एडिशन का मतलब जोड़ दो एक दूसरे को, संडे हो गया ये। क्या अब सर्च हुआ इसके अंदर, टुडे इज नाइट्स डे एंड संडे, क्या इसके अंदर संडे है, तो यहाँ पे ये संडे प्रिंट करके रख देगा। अगर नहीं हुआ ना तो यहाँ पे ये 0 नल कुछ भी दे सकता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा दोबारा आता है, यहाँ पे हमारा है पाइथन, यहाँ पे री दोबारा से यूज हुआ है, री डॉट कंपाइल, और यहाँ पे है पाइथन 2 का मतलब क्या है कि 2 बार प्रिंट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। एक्स डॉट सर्च क्या है, यहाँ पे पाइथन 2 बार लिखा हुआ है तो पाइथन 2 बार लिख दो जी, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा एक सूडो कोड। फिर उसके बाद ये फिर से री वाला हो गया, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हमारा फिर से आ गया री वाला, ये री वाला आ गया, ये भी आप कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है ओएस को, और यहाँ पे जब हम गेट cdw करेंगे, मतलब कि एक करंट वर्किंग डायरेक्टरी है क्या हमारी, ये चेक करने के लिए होता है। जब यहाँ पे आपने ओएस को वो किया है, क्या करते हैं, इंपोर्ट किया है, तो फिर ये आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पे सिंपल सा ये आ गया है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। तो दोस्तों एक ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इंपोर्ट वेब ब्राउजर। जब यहाँ पे इंपोर्ट वेब ब्राउजर आ जाता है तो मतलब कि हम ये वाला जो भी हम यहाँ पे यूआरएल लिखेंगे वो हमारे वेब ब्राउजर में जो है ओपन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है हम अगर इसका आंसर भी देखें तो आंसर भी यही आएगा, ठीक है जी। तो ये थे हमारे सूडो कोड एंड होपफुली जो है आपके काम आया होगा। तो चलिए, तो इसी के साथ जो है हम एंड अप करते हैं अपनी इस पाइथन प्रोग्रामिंग की क्विक रिवीजन को, और होप सो जो है आपके बहुत ज़्यादा काम आया होगा। एंड प्लीज़ दोस्तों 2 मार्कर्स प्लस 2 मार्कर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें करना मत भूलना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उन्हें भी करना मत भूलना। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ दोस्तों हमारे साथ कनेक्टेड हो जाइए टेलीग्राम पे भी। एंड ये चैनल जो है आपको थ्रू आउट योर बीटेक हेल्प आउट ज़रूर करेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स।